देखिए, ये जो लिखा है, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सत्ता है, बाकी को फेंक करके आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सदा, क्यों उसे याद रखती? क्योंकि सारा संसार जो है स्वार्थ का अखाड़ा है। क्योंकि सारा संसार जो है स्वार्थ का अखाड़ा है। तो स्वार्थ का अखाड़ा है। तो दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। कहते हैं कि दुनिया, हजारी प्रसाद जी कहते हैं कि ये दुनिया जो है बहुत ही भुलक्कड़ टाइप की है। मतलब जिससे जब तक उसका कोई काम किसी से निकलता है, जब तक किसी का कोई काम निकलता है तब तक तो वो उसको याद रखती है, और जब उससे उसका काम समाप्त हो जाता है, निकल जाता है, तो क्या होता है, वो उसको छोड़ देती है, उसको याद ही नहीं रखती है जितने से उसका स्वार्थ सत्ता है, और बाकी को फेंक करके वो आगे बढ़ जाया करती है। शायद अशोक से भी उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती? सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। कहते हैं सारा अखाड़ा क्या होता है? यहाँ पर कुश्ती करते हैं, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, सब करते हैं ना वहाँ पे, तो उसको कहते हैं अखाड़ा। अखाड़े में चलते हैं लड़ाई करने के लिए। तो ये सारा संसार जो क्या बना है, स्वार्थ का अखाड़ा है। हर व्यक्ति को अपने स्वार्थ से मतलब होता है कि उससे उसका स्वार्थ है। माँ को, माता पिता को अपने बच्चे से, और बच्चे को माता पिता से स्वार्थ होता है। हर रिश्ते में, हर मित्रता में, हर कार्यों में हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को ही देखता है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये स्वार्थ का अखाड़ा है। तो लेखक ने गद्यांश में किस प्रकार के लोगों को स्वार्थी कहा है? किस प्रकार के लोगों को स्वार्थी कहा है? उन लोगों को स्वार्थी कहा है कि मतलब कहते हैं उन लोगों को स्वार्थी कहा है जो जिससे उनका स्वार्थ सदता है। उन्हें भाई जो व्यक्ति किसी के साथ स्वार्थ का व्यवहार करता है कि इससे हमारा काम निकल जाए, उसे ही स्वार्थी कहते हैं। जिससे इस व्यक्ति से हमारा यदि काम निकल जाता है तो हम उसे स्वार्थी कहते हैं। ये स्वार्थी है, जब अपना काम निकल गया तो हम तुम्हें पहचानते नहीं, है ना। तो यही लिखा है। प्रस्तुत गद्यांश में किस प्रसंग की चर्चा की गई है? प्रस्तुत गद्यांश में स्वार्थी लोगों की चर्चा की गई है, जो व्यक्ति अपना स्वार्थ देखते हैं, ठीक है ना। तो जैसे इसमें देखिए सूक्ति परक वाक्य भी लिखे हुए हैं कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सत्ता है। देखिएगा, भी बताते हैं हम आपको। तो कहते हैं कि दूसरा है कि पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेज़ी से डुबो देती है। अभी मैंने आपको बताया था कि शास्त्रों में जो शास्त्र होते हैं, शास्त्रों में कोरे वाग्जाल को शब्द ज्ञान मात्र को गधे की पीठ पर लदा हुआ बोझ कहा गया है। इसी अर्थ में लेखक पंडिताई को बोझ मानता है, क्योंकि वह जीवन की मान्यताओं को सुलझाने में सहायता करने की अपेक्षा जीवन की समस्याओं को सुलझाने की अपेक्षा एक उलझन पैदा कर देती है। पांडित्य की गंभीरता को उड़ करके, मतलब पंडिताई की गंभीरता को उड़ करके मनुष्य जल्दी ही डूब जाता है। कबीर ने भी कहा है कि हल्के बनोगे तो तैरते रहोगे, और यदि भारी बन जाओगे तो डूबते ही चले जाओगे। यदि भारी बनोगे तो डूब जाओगे और कहीं पता नहीं चलेगा। और जब तक यह पांडित्य जो है व्यक्ति पर बोझ स्वरूप रहता है, जब तक यह पांडित्य
व्यक्ति पर बोझ स्वरूप रहता है, जब तक यह पांडित्य व्यक्तित्व पर बोझ स्वरूप होता है तभी तक एक उलझन बनी रहती है। किंतु जब यह व्यक्तित्व में मिल करके उसके साथ व्यक्तित्व पर मिल करके उसका एक भाग बन जाता है कि मतलब ये जीवन का ही भाग है, उसको उस समस्या को या उस बात को वो अपने में आत्मसात कर लेता है, मतलब अपना बना लेता है, तो वह जीवन का एक अंग बन जाता है और अत्यंत हल्का हो जाता है और अपने जीवन को देखने की वह एक नई दृष्टि भी देता है। ठीक है, और जीवन को देखने की एक नई दृष्टि वो फिर देता है। ठीक, अब देखिए, क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज़ है? मनोहर पुष्प भुलाने की चीज़ थी। कहते हैं कालिदास ने इनको अपनी साहित्य में, काव्य में इन्होंने बहुत स्थान दिया, लेकिन जब मुगल काल आए, मुगल काल के बाद, कहते हैं जब मुगल काल के बाद में इसको उतारा गया था, मुगल काल के बाद में इसको उतार दिया गया, मतलब सिंहासन से इसको उतार दिया। और यह मनोहर पुष्प क्या भुलाने की चीज़ थी, लेकिन फिर भी इसको भुला दिया गया। कालिदास ने इसको अपने साहित्य में स्थान दिया था। कहते हैं स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती, स्वर्गीय वस्तुएं। कहते हैं प्रकृति के द्वारा, स्वर्गीय वस्तुएं मतलब होता है प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त है। देखिए लिखा है कि स्वर्गीय वस्तुएं जो होती हैं उससे मिले बिना मनोहर नहीं होती हैं। तो देखिए, जैसे ये लिखा है अशोक वृक्ष की पूजा गंधर्वों की देन है ना। तो ये सब जो व्यक्ति होते हैं, तो लिखा है जैसे स्वर्गीय वस्तुएं कोई भी चीज़ होती है धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती हैं। धरती से जब मतलब उनको प्रकृति प्रदत्त है, जब कोई भी हम एक मान लीजिए एक पौधा लगा देते हैं, हम उसको पानी में डालते हैं, लेकिन पानी के द्वारा वो पूर्ण नहीं होता है। किससे पूर्ण होता है वो किससे पूर्ण होता है? वो पूर्ण होता है जब उसको वर्षा के द्वारा प्रदत्त हवा, पानी, मतलब पानी, हवा, और उससे जो वर्षा ऋतु में जो पानी आता है उससे जो खनिज पदार्थ मिलते हैं, उससे वो पौधा जो है पूर्ण विकसित हो जाता है। तो हम लोग भी यहाँ पर हैं, तो हम लोगों को भी प्रकृति के द्वारा जो भी हमें प्रदत्त जो भी हमें वस्तुएं प्राप्त हो गई हैं, उनके जब हम उनसे मिल जाते हैं, मतलब वो हमारे साथ उनका संपर्क हो जाता है, तभी वो मतलब वस्तुएं जो होती हैं सुंदर प्रतीत होने लग जाती हैं। जैसे पेड़ लगाते हैं तो उसमें खनिज पदार्थ वर्षा सब कुछ मिला, तो धीरे धीरे वो पेड़ बड़ा हो जाता है और क्या होता है उसमें से फूल भी निकल आते हैं। तो धरती से मिले बिना सुंदर नहीं होती हैं। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा है, सारा संसार स्वार्थी है, जिससे जिसका काम सकता है वो काम करता है, और जब उससे काम निकल जाता है तो क्या करता है वो उसको भूल जाता है, कहता है मैं हम तो शायद तुम्हें पहचानते भी नहीं हैं। ठीक है ना। तो उसे स्वार्थ का अखाड़ा है, जहाँ पर स्वार्थ ही स्वार्थ दिखाई देता है, हर व्यक्ति के अंदर स्वार्थ ही दिखाई देता है। कोई भी किसी भी रिश्ते में हो, कोई मित्रता में हो, या कोई लेन देन में हो, या कोई किसी भी व्यापार में हो, तो हर व्यक्ति जो है अपना स्वार्थ ही साधता है। तो इस प्रकार से ये जो है भारतीय जो अशोक के फूल जो लेसन है ये आपका आज कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे ये मैंने बताया था आपको, प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए, इनको आप अपनी कॉपी में इसको टिक कर लीजिएगा। कौन सी रत्नशास्त्री ग्रंथ है? अशोक के फूल लिख दीजिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी रचना इतिहास नहीं है? बाणभट्ट की आत्मकथा। अशोक के फूल तथा विचार प्रवाह निबंध संग्रह के लेखक हैं हजारी प्रसाद जी द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? निबंध संग्रह की रचना है। नहीं, बाणभट्ट की आत्मकथा किस उसकी रचना है? बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा
उपन्यास विधा की रचना है। अशोक के फूल किस विधा की रचना है? निबंध। ठीक है। कुटुज कृति है हजारी प्रसाद जी द्विवेदी जी की कृति है। ठीक, तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके मतलब तैयार हो गए हैं। ये सारे जो क्वेश्चन जो दिए जाते हैं, क्या नाम है उसका, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें से भी आते हैं। देखिए आज हम कुछ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपको हम बताते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कराते हैं। जैसे होता है कि हिंदी गद्य की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी होती हैं? हिंदी गद्य की प्रमुख बोलियां कौन सी होती हैं? ब्रजभाषा होती है, बुंदेली, हरियाणवी, अवधी, कन्नौजी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और आती है खड़ी बोली भाषा। हिंदी की प्रमुख बोलियां क्या हैं? ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, अवधी, कन्नौजी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और खड़ी बोली इनकी भाषा है। ठीक, अब खड़ी बोली गद्य की सबसे पहली रचना कौन सी कहलाती है? तो खड़ी बोली सबसे गद्य की प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा किसने लिखी है? जटमल ने। गोरा बादल की कथा आपको 9th-10th में भी पढ़ा दिया गया होगा। 9th-10th है, 11th क्लास पढ़ा आपने तो पढ़ाया गया होगा कि गोरा बादल की कथा के लेखक हैं जटमल हैं। ठीक है। और सुख सागर के रचनाकार हैं मुंशी सदा शुक्लाल। सुख सागर, रानी केतकी की कहानी मुंशी इंशाअल्लाह खां। और प्रेम सागर के रचयिता हैं लल्लू लाल। और नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं सदल मिश्र। ठीक है। और इसके बाद में देखिएगा कि भारतीय युग में काशी से प्रकाशित होने वाली एक प्रमुख पत्रिका और उसके संपादक का नाम क्या था? तो भारतीय युग में काशी से प्रकाशित होने वाली हिंदी की प्रमुख पत्रिका थी हरिश्चंद्र मैगजीन थी और ये काशी से प्रकाशित हुई थी। हरिश्चंद्र मैगजीन उसका नाम था, हरिश्चंद्र मैगजीन, जो काशी से प्रकाशित हुई थी। ठीक है। अब द्विवेदी युग के दो प्रसिद्ध निबंधकारों के नाम। द्विवेदी युग में कौन थे? महावीर प्रसाद जी द्विवेदी और बाबू श्याम सुंदर दास। द्विवेदी युग के दो प्रसिद्ध लेखक थे। द्विवेदी युग के दो प्रसिद्ध निबंधकार थे, महावीर प्रसाद जी द्विवेदी और बाबू श्याम सुंदर दास। अच्छा, शुक्ल युग को किन नामों से जाना जाता है? शुक्ल युग को छायावादी युग के नाम से, प्रसाद युग के नाम से और प्रेमचंद्र युग के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जयशंकर प्रसाद भी छायावादी थे, है ना। जयशंकर प्रसाद को मतलब शुक्ल युग, उसको शुक्ल युग भी कहा जाता है, प्रसाद युग भी कहा जाता है। शुक्ल युग को प्रसाद युग, छायावादी युग और प्रेमचंद्र युग के नाम से जाना जाता है। शुक्ल युग को किन नामों से जाना जाता है? तो शुक्ल युग को प्रसाद युग के नाम से, प्रेमचंद्र युग के नाम से और छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। किसको? शुक्ल युग को जाना जाता है। ठीक है, छायावादी युग को जाना जाता है। तो छायावादी युग गद्य की दो प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो छायावादी युग की दो प्रमुख विशेषताएं हैं यथार्थ चित्रण करना और अनुभूति की सघनता। मतलब यथार्थ चित्रण करना, यथार्थ मतलब वास्तविक रूप से वास्तविकता का चित्रण करना और अनुभूति की सघन। ठीक है। और इसके बाद में जैसे होता है, नाटक को रूपक क्यों कहा गया है? नाटक को रूपक क्यों कहते हैं? तो नाटक के पात्र किसी दूसरे व्यक्ति या चरित्र का रूप धारण करके उसका अभिनय करते हैं। तो नाटक के जो पात्र होते हैं उसके रूप के आरोप के कारण ही नाटक को रूपक कहा जाता है। कैसे? जो नाटक करता है वो किसी ना किसी का व्यक्तित्व का चित्रण करता है ना, व्यक्तित्व का चित्रण करता है और उसका उसी का अनुभव करता है। तो नाटक के पात्रों पर उस रूप के आरोपण के कारण ही नाटक को रूपक कहा जाता है। नाटक को रूपक कहा जाता है। ठीक है। अब इसमें देखिएगा, कहानी हो गई। देखिए कहते हैं
खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना है। खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना है, कौन सी है? खड़ी बोली गद्य की कहाँ गया? खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना है परीक्षा गुरु। क्या है? खड़ी बोली गद्य की सबसे प्रथम रचना है परीक्षा गुरु। और हिंदी का प्राचीनतम ग्रंथ जो है किस भाषा में मिलता है? राजस्थानी और ब्रज भाषा में। राजस्थानी और ब्रज भाषा में मिलता है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी कलकत्ता में हुई थी। हिंदी में गद्य खड़ी बोली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? हिंदी में खड़ी बोली गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कहा जाता है किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। खड़ी बोली गद्य का व्यवस्थित विकास जो होता है कब से हुआ था? खड़ी बोली गद्य का हिंदी में खड़ी बोली गद्य का जन्मदाता कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। खड़ी बोली गद्य का व्यवस्थित विकास कब से हुआ था? 19वीं शताब्दी से हुआ था। कब से हुआ था? 19वीं शताब्दी से। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं रामप्रसाद निरंजनी जन्मदाता है। ठीक है। अब इसके नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग से हुई थी? नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना द्विवेदी युग से हुई थी। नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना द्विवेदी युग से हुई थी। ठीक है ना। और कहते हैं कि लल्लू लाल जो थे अध्यापक नियुक्त थे। पंडित लल्लू लाल अध्यापक नियुक्त थे फोर्ट विलियम कॉलेज में। ये मतलब फोर्ट विलियम कॉलेज में ये नियुक्त थे। ठीक है। मेरी असफलताएं रचना है शुक्ल युग की। मेरी असफलताएं रचना है शुक्ल युग की रचना है। और कहते हैं कि हिंदी साहित्य में छायावाद के बाद किस युग का नाम आता है? हिंदी साहित्य में छायावादी युग के बाद में किस युग का नाम आता है? तो हिंदी में छायावादी युग के बाद में प्रगतिवाद युग का नाम आता है। प्रगतिवाद। ठीक। प्रगतिवाद युग का नाम आता है। ठीक है बेटा। आप इनको जो मैंने अभी पढ़ाए हैं आप उनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और अशोक के फूल गद्यांश को भी आप बुक में नोट कर लीजिएगा। तो जिससे कि और आप कॉपी जो है आप मतलब डिपॉजिट करते जाइएगा तो जिससे कि आपकी कॉपी बिल्कुल चेक हो जाए। ठीक है बेटा। ओके बाय।